तो दोस्तों बीपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शन की ये 28 नंबर की वीडियो है। इस वीडियो में हम आपको कंसेप्ट ऑफ रेवेन्यू के बारे में डिटेल में समझाने वाले हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 29 जो कि है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अप्रोच और जिसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के नाम से भी जानते हैं, वो आपको हमारी एप्लीकेशन विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में मिलेगी। हेलो दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों को एक टॉपिक है जो रेवेन्यू चैप्टर कहलाता है। रेवेन्यू के बारे में जितने भी कंसेप्ट है वो सब हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले रेवेन्यू क्या होता है, देखिए तीन चीज़ें होती हैं, रेवेन्यू, प्रॉफिट और सेल्स। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि क्या मतलब है इसका। देखिए बिल्कुल सिंपल तरीके से समझ लेते हैं। जब हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम फ्रॉम सेल्स। यानी कि जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो उसे बेचने से जो इनकम होती है उसी को रेवेन्यू कहते हैं। रेवेन्यू का मतलब प्रॉफिट नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं कोई फ़ैन है, उस फैन को मैंने 500 रुपये में ख़रीदा और 800 रुपये में बेच दिया। यानी कि सॉरी, इस तरीके से नहीं लिखेंगे बल्कि ऐसे लिखेंगे कि 800 रुपये में बेचा जिसको मैंने 500 रुपये में ख़रीदा था। तो जो बीच का डिफरेंस है वो कहलाता है 300। इस केस में ये जो 300 है इसको प्रॉफिट बोलते हैं इकोनॉमिक्स में, प्रॉफिट। और ये जो 800 रुपये है ये रेवेन्यू है। मान लीजिए मैंने कोई चीज़ 800 रुपये में खरीदी और 1000 रुपये में बेच दी, या 1000 रुपये में बेची जो कि मैंने 800 रुपये में खरीदी थी। यानी कि 800 रुपये में उसको मैंने बेचा है जबकि खरीदा मैंने 1000 रुपये का था। तो इस केस में जो आंसर आएगा वो -200 आएगा। यानी कि एक तरीके से लॉस हो गया, हमारा लॉस हो गया 200 का। लेकिन रेवेन्यू इस स्थिति में भी हमारा 800 ही रहेगा। इसका मतलब आपको पैसे से फ़ायदा मिल रहा है, सामान बेच के नुकसान मिल रहा है, कोई प्रॉफिट है या नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब ये है कि जब आप किसी चीज़ को बेचते हो तो बेचने से जो आपको इनकम मिलती है उसी को बच्चों हम रेवेन्यू कहते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको रेवेन्यू का मतलब समझ में आ गया होगा कि रेवेन्यू इज़ दी इनकम फ्रॉम रिसीव्ड फ्रॉम दी सेल्स ऑफ द कमोडिटी। यानी कि जो किसी भी कमोडिटी को सेल करने के बाद जो आपको इनकम रिसीव होती है उसको रेवेन्यू कहते हैं। जबकि प्रॉफिट जो होता है वो डिफरेंस होता है रेवेन्यू एंड कॉस्ट का। तो बच्चों कॉस्ट का चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यहाँ पर मैं आपको रेवेन्यू के बारे में आपसे डिस्कस करूँगा। अब देखिए तीन तरीके की रेवेन्यू होती है, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू। उसके बारे में भी बच्चों मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात कर रहे हैं टोटल रेवेन्यू की। टोटल रेवेन्यू, तो टोटल रेवेन्यू क्या है, किसी गुड्स की जितनी भी यूनिट आपने बेची। मान लीजिए मैंने क्या किया, 10 किताबें बेची और एक किताब 100 रुपये की थी। तो इसका मतलब क्या हुआ, 10 किताबें बेची 100 रुपये के हिसाब से। क्वांटिटी भी लिख सकते हो और प्राइस भी लिख सकते हो यहाँ पे। तो जब P × Q कर देंगे, यानी कि 100 रुपये के हिसाब से जब मैंने 10 किताबें बेची तो मैंने जो पैसा कमाया वो 1000 रुपये कमाया। इसका मतलब TR कैसे निकालती है, TR निकालने का मतलब है कि आप क्या करोगे, एवरेज प्राइस को मल्टीप्लाई कर दोगे क्वांटिटी से। बिल्कुल सिंपल सी बात है। इसको एक तरीके से और निकाल सकते हैं। मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, एक लिस्ट बना लेता हूँ कि मैंने एक किताब 100 रुपये में बेची, एक 120 में बेची, दूसरी 80 में बेची। इस तरीके से मैंने 10 किताबें जो बेची उसका जो औसत कीमत आई वो आई 100 रुपये। यानी कि सबका प्राइस जोड़ लो, 10 किताबों में जितनी भी किताबें हैं सबका प्राइस आप जोड़ लो। इस तरीके से जब आप जोड़ोगे तो जो आंसर आएगा वो कहलाएगा TR। यानी कि TR का एक और फार्मूला बन गया, वो है सिग्मा MR। यानी कि आप दो तरीके से टोटल रेवेन्यू को निकाल सकते हो। पहला तरीका तो ये है कि प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दो। दूसरा तरीका ये है कि सिग्मा MR यानी कि MR को जोड़ दो। अगला हम बात करें बच्चों, तो अगला जो हमारा है वो है एवरेज रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू जो होता है, यानी कि आपने मान लीजिए 10 किताबों को बेचा। कोई किताब 80 में बिकी होगी, कोई किताब 90 में बिकी होगी, कोई किताब 50 में बिकी होगी, कोई किताब 150 में बिकी होगी, कोई किताब हो सकता है 40 में बिक गई हो। लेकिन 10 किताबों को बेचकर मान लीजिए आपकी औसत कमाई हुई है 1500 रुपये। तो इसका मतलब है कि औसत एवरेज, आपका जो एवरेज आएगा वो कैसे निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर दोगे, जो कि इस केस में आ जाएगा 150।
बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू हमेशा बराबर बराबर होता है। कैसे बराबर होता है बच्चों, मैं प्रूफ करके आपको दिखा देता हूं। एक और पेज ले लेते हैं हम। देखिए टोटल रेवेन्यू कैसे निकाला, पी इंटू क्यू। मान लीजिए 10 रुपए की प्राइस है और आप 100 किताब बेच रहे हो, या चलिए 100 मान लीजिए, 1000 मान लीजिए, तो आपकी टोटल रेवेन्यू कितनी हुई, 10,000 हो गई। ओके बच्चों, एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालोगे, एवरेज रेवेन्यू इक्वल टू टोटल रेवेन्यू इंटू क्वांटिटी अपॉन क्वांटिटी। यानी कि आपकी टोटल रेवेन्यू 10,000 है और आपकी क्वांटिटी 1,000 है, तो आपका जो एवरेज रेवेन्यू आएगा वो 10 आएगा। इससे ये बच्चों पता चलता है कि एवरेज रेवेन्यू जो है वो हमेशा प्राइस के बराबर है, चाहे मार्केट कंडीशन कोई भी हो। तीसरा कंसेप्ट है बच्चों एमआर। एमआर का मतलब होता है अतिरिक्त एडिशनल इनकम। जैसे मान लीजिए आपने 10 किताब बेची और 10 क्वांटिटी बेचने से आपकी जो टोटल इनकम हो रही है वो 1,000 रुपये हो रही है। 11वीं किताब बेचने से आपकी इनकम 1200 हो गई। इसका मतलब 11th बुक से कितनी रेवेन्यू हुई, 11th बुक्स या रेवेन्यू फ्रॉम 11th बुक्स, रेवेन्यू फ्रॉम 11th बुक्स, यानी कि 11वीं किताब से आपकी कितनी इनकम हुई। तो बच्चों यहाँ पे आपकी इनकम 200 हो गई। यानी कि 11th किताब मतलब है कि 11वीं किताब बेचने से आपकी जो कमाई होती है वो 200 होती है। इसका मतलब यही आपका कहलाता है मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चों 3 कंसेप्ट आपको समझने चाहिए यहाँ पे। पहला है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू, टोटल मनी रिसीव्ड फ्रॉम सेल्स ऑफ गिवन यूनिट ऑफ आउटपुट इज कॉल्ड टोटल रेवेन्यू। यानी कि किसी भी कमोडिटी की जितनी भी इकाइयाँ मौजूद हैं उन सभी इकाइयों को बेचने से जो आपको इनकम मिलेगी उसी को हम बोलते हैं टोटल रेवेन्यू। इसी तरीके से एवरेज रेवेन्यू होती है। एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालते हो, एवरेज रेवेन्यू इज पर यूनिट रेवेन्यू। पर यूनिट का मतलब होता है पर यूनिट, यानी कि आपको क्या करना है, टोटल कॉस्ट, टोटल रेवेन्यू को क्वांटिटी से डिवाइड कर देना है, तो आपको पर यूनिट रेवेन्यू के बारे में जानकारी हो जाएगी। तो ये एवरेज रेवेन्यू हो गया बच्चों। इसके अलावा मार्जिनल रेवेन्यू के बारे में जैसा कि हमने आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, मार्जिनल रेवेन्यू इज द एडिशनल रेवेन्यू, यानी कि किसी भी रेवेन्यू में जो एडिशन होता है उसी को मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं। फार्मूला है TRN माइनस TRN माइनस 1। जैसे कि मान लीजिए क्वांटिटी 10 से 11 हो गई, आपकी टोटल रेवेन्यू मान लीजिए 1000 से 1200 हो गई। तो इसका मतलब है कि जो आपका n हुआ, यानी कि n हो गया हमारा 1200 और n माइनस 1 यानी कि पिछला वाला n 1000। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो वैल्यू को, डिफरेंस करके निकाल सकते हो। बच्चों मैं आपको एक सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं कि एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू के बीच में क्या इंटर रिलेशन है। तो बच्चों हालांकि अभी आपने मार्केट चैप्टर पढ़ा नहीं है, लेकिन आपने पढ़ा तो होगा ही, मैं उम्मीद करता हूं। एक होता है परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस हमेशा सेम रहता है, और इम्परफेक्ट कंपटीशन जिसमें मोनोपोली भी आता है, मोनोपोलिस्टिक भी आता है, ओलिगोपोली भी आता है। तो इम्परफेक्ट कंपटीशन में जो प्राइस होता है वो गिरता रहता है अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी बेचना चाहते हो तो। यानी कि 2 हाइपोथेसिस हम लेके चलेंगे। पहला है व्हेन द प्राइस रिमेन सेम, यानी कि प्राइस जब सेम रहती है तब रिलेशनशिप क्या होती है, और दूसरा जब प्राइस सेम नहीं रहती तब रिलेशनशिप क्या होती है। तो पहली कंडीशन हम लेके चल रहे हैं जिसमें प्राइस सेम रहती है। देखिए मैं आपको एक टेबल बना देता हूँ, फिर आपको डायग्राम बना देता हूँ। मान लीजिए क्वांटिटी हमने ले ली 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल प्राइस ले लिया हमने जो कि हमारा है 10। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि हमने प्राइस को कांस्टेंट माना है तो हम हर जगह प्राइस को कांस्टेंट एज्यूम कर लेते हैं। टोटल रेवेन्यू कैसे निकालते हैं, हम ऑलरेडी बच्चों सीख चुके हैं। प्राइस को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 10 20 30 40 एंड 50, ये आपका टोटल रेवेन्यू निकल आएगा। अगर आपको एवरेज रेवेन्यू निकालना है तो जैसा कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं कि एवरेज रेवेन्यू हमेशा प्राइस के बराबर होता है, इसलिए टेक्निकल लैंग्वेज में ये भी हमारा 10-10 निकलेगा। चाहो तो आप डिवाइड करके निकाल लो, चाहे तो आप सीधा AR और प्राइस की वैल्यू को एक ही लिख दो। MR की बात करें तो MR जो होता है वो डिफरेंस होता है TR का। यानी कि जब हम इस फार्मूले का यूज करेंगे, क्योंकि पहली जीरो क्वांटिटी पे प्राइस चाहे 10 भी क्यों ना हो लेकिन आपकी रेवेन्यू तो जीरो ही होगी, तो उसकी वजह से यहां पे आपका जो डिफरेंस आएगा फर्स्ट यूनिट पे वो 10 का आएगा। इसी तरीके से यहां जो डिफरेंस आया वो भी 10 का आया, यानी कि टोटल रेवेन्यू में जो डिफरेंस आया है वो भी कांस्टेंट ही है।
बच्चों ये परफेक्ट कंपटीशन में होता है या उस समय होता है जब प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहती है। हर जगह प्राइस कांस्टेंट नहीं रहती, लेकिन जिस भी जगह अगर प्राइस कांस्टेंट है तो इसी तरीके का डायग्राम बनेगा। रिलेशनशिप की बात करें तो डायग्राम में अगर आप देखोगे तो AR और MR इस तरीके का होता है, इस तरीके का। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये 10 पे कांस्टेंट है, यानी कि आप कितनी भी क्वांटिटी बेचोगे, चाहे आप एक क्वांटिटी बेचो, चाहे आप 2 क्वांटिटी बेचो, चाहे आप 3 क्वांटिटी बेचो, चाहे आप 4 क्वांटिटी बेचो, आप कितनी भी क्वांटिटी बेचोगे आपकी जो एवरेज रेवेन्यू है और मार्जिनल रेवेन्यू हमेशा बराबर बराबर रहेगी। ये इसका मतलब है। टोटल रेवेन्यू का डायग्राम अगर हम बनाते हैं तो टोटल रेवेन्यू का डायग्राम बिल्कुल 45 डिग्री एंगल में ही बनेगा, ऐसा। इसका क्या मतलब है बच्चों? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बढ़ने की स्पीड है ये कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है, कांस्टेंट रेट, यानी कि इसको बोलते हैं इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट, बिल्कुल कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है। तो बच्चों अब आपको थ्योरिकली इसको समझाना होगा। तो थ्योरी में आपको क्या क्या पॉइंट आप लिख सकते हो, मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूं। इसमें लिखा है कि व्हेन द फर्म कैन सेल एनी क्वांटिटी एट द सेम प्राइस, यानी कि जब एक फर्म कितनी भी क्वांटिटी बेच सकती है सेम प्राइस पर, तो उस कंडीशन में AR और जो MR होगा इट विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस, जैसा कि यहां पे हमने दिखाया हुआ है। यानी कि जिस भी कंडीशन में फर्म का प्राइस कांस्टेंट रहता है उस केस में एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू एक दूसरे के बराबर होंगे और OX एक्सिस के पैरेलल होंगे, ठीक है, एंड इक्वल टू OX एक्सिस। दिस सिचुएशन इज पॉसिबल अंडर परफेक्ट कंपटीशन। परफेक्ट कंपटीशन में ही जो प्राइस है वो कांस्टेंट रहता है, इसलिए ऐसा केवल परफेक्ट कंपटीशन में ही होता है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में जो फर्म है वो डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस के द्वारा प्राइस डिटरमाइन होता है। देखिए मैं आपको समझा देता हूं, हालांकि डिटेल में आपको आगे भी करवाऊंगा। देखिए जैसे प्राइस डिटर्मिनेशन की बात कर रहे हैं, प्राइस डिटर्मिनेशन, ठीक है, तो किस तरीके से प्राइस डिटर्मिनेशन होता है? मान लीजिए ये डिमांड है, ये सप्लाई है, ये इंटरसेक्शन कर रहे हैं इंडस्ट्री में, ये हमारा प्राइस हो गया, ये क्वांटिटी हो गई, ठीक है जी। अब यहां पे फर्म जो है इस प्राइस को एक्सेप्ट कर लेगी, यानी कि एवरेज रेवेन्यू और MR इस तरीके का होता है, इस तरीके का। तो बच्चों ये परफेक्ट कंपटीशन में ही ऐसा पॉसिबल होता है, किसी और मार्केट में ऐसा पॉसिबल नहीं होता। इट इज बिकॉज अंडर परफेक्ट कंपटीशन प्राइस ऑफ कमोडिटी डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, नो इंडिविजुअल फर्म हैज द पावर टू इन्फ्लुएंस द प्राइस, यानी कि इस प्राइस को कोई भी इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। फर्म कैन सेल एनी नंबर ऑफ क्वांटिटी एट अ गिवन प्राइस, बट इफ द फर्म change the price higher than the market price, all consumer will leave। यानी कि अगर एक फर्म जो है वो मार्केट के प्राइस से ज़्यादा प्राइस चार्ज करती है तो सारे के सारे ग्राहक उसे छोड़ देंगे। इसीलिए इस केस में प्राइस जो है वो कांस्टेंट रहता है और इस केस में TR जो है वो कांस्टेंट रेट से बढ़ता है। तो अगर आपको TR, AR और MR में रिलेशन बताना हो तो आप इस तरीके से रिलेशनशिप को बता सकते हो। अगला जो हम बात करेंगे वो बात करेंगे उस कंडीशन के बारे में व्हेन द प्राइस फॉल्स एट आउटपुट इंक्रीज। तो उस केस में रेवेन्यू कर्व कैसे होते हैं वो भी आप एक बार देख लीजिए। अगर मान लीजिए क्वांटिटी इंक्रीज हो रही है और क्वांटिटी इंक्रीज होने के साथ साथ आपका जो प्राइस है वो गिरता है, मान लीजिए 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, कुछ भी ले सकते हैं हम। हाँ, तो इस केस में टोटल रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई करके, जैसे कि हमने पहले बताया 10, 9 दूनी 18, 8 तिया 24, 7 चौक 28, 6 पंजे 30, यहाँ पे भी 30 और यहाँ पे 28, नहीं 6 पंजे 30, 20, ओके। क्योंकि हम जानते हैं कि प्राइस और एवरेज रेवेन्यू बराबर है तो हम यहाँ पे बराबर लिख देते हैं। आप चाहो तो कैलकुलेट कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर सेम ही आएगा।
एम आर की वैल्यू कैसे निकालेंगे? एम आर निकालने के लिए टी आर एन में से माइनस कर देंगे टी आर एन माइनस 1। आप माइनस कर दो, यानी कि यहां पे आप जब माइनस करोगे तो ये वैल्यू 10 आएगी, दूसरे में 8 आएगी, तीसरे में 6, 4, 2, 0 और माइनस, अच्छा ये 7 आएगा, सॉरी ये क्वांटिटी 7 आएगी, ये 28 हो जाएगा, माइनस का 2। तो किस तरीके का डायग्राम बनेगा एक बार हम देख लेते हैं। देखिए टीआर की बात कर रहे हैं, टीआर इस तरीके का बनेगा जो पहले इंक्रीज करेगा और मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचने के बाद फॉल करना शुरू कर देगा, यानी कि इस तरीके का टीआर बनेगा, इस तरीके का टीआर। यानी कि आप चाहो तो इसे कांस्टेंट भी दिखा सकते हो, लेकिन एक कांस्टेंट पॉइंट के बाद, यानी कि ये हमारा मैक्सिमम पॉइंट है, ये वाला, इसके बाद ये गिरना शुरू कर देगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे ये क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है विद इंक्रीजिंग रेट, सॉरी डिक्रीजिंग रेट। यहां पे ये मैक्सिमम हो गया और यहां पे ये फॉल करना शुरू कर रहा है। इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट, मैक्सिमम एंड फॉल्स, ये तो टीआर की कंडीशन है। ए और एमआर किस तरीके की शेप लेते हैं वो भी हम एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, जिस पॉइंट पे ये मैक्सिमम होता है उस पॉइंट पर एमआर जो है वो 0 हो जाता है। एमआर कैसा हो जाता है? 0 हो जाता है, ऐसा, इस पॉइंट पे, यानी कि ये एमआर और बाद में जाके ये नेगेटिव हो जाता है। तो आप याद रखिएगा डायग्राम, यहां पे हम रेवेन्यू लिख रहे हैं, और AR जो है वो भी डाउनवर्ड होता है, लेकिन ये कभी भी नेगेटिव नहीं होता। हाँ 0 हो सकता है, और वो भी तब हो जब आप खींच के इसको यहाँ ले आओगे, मान लो इस पॉइंट पे ले आओगे, तो हो सकता है कि AR भी इस पॉइंट पे जाके 0 हो जाए। टेक्निकली तो ऐसा नहीं होता, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि इस पॉइंट पे 0 हो गया। इसका मतलब कि प्राइस जो है वो इतना कम हो गया कि कोई बेचना ही नहीं चाहता, तो 0 हो जाएगी टोटल रेवेन्यू। तो इस तरीके से हम AR और MR के बीच के रिलेशन को बता सकते हैं बच्चों। जैसा कि यहाँ पे दिखाया हुआ है कि व्हेन द फर्म कैन सेल मोर क्वांटिटी ओनली एट लोअर प्राइस, यानी कि जब एक फर्म कम कीमत पर ही ज़्यादा वस्तु बेच सकती है, यानी कि कम कीमत होगी तभी वो ज़्यादा वस्तु बेच सकती है, देन AR MR कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। उस स्थिति में AR और MR कर्व डाउनवर्ड होंगे। दिस सिचुएशन इज पॉसिबल इन परफेक्ट कंपटीशन, जैसा कि हमने आपको बताया परफेक्ट कंपटीशन में तो प्राइस सेव रहता है, इम्परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके की कंडीशन आ सकती है। एक अलग से बच्चों आपसे वो भी पूछ सकता है रिलेशनशिप बिटवीन TR एंड MR। तो यहाँ पे मैं TR और MR के बीच का रिलेशन बता देता हूँ। सबसे पहला एक रिलेशन तो तब बनता है व्हेन द प्राइस रिमेन सेम। तो आप याद रखिएगा कि जब प्राइस रिमेन सेम तो इसका मतलब एक ही रिलेशन होगा कि जब MR इंक्रीज करेगा, जब MR कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि प्राइस जब कांस्टेंट रहता है तो MR भी कांस्टेंट रहता है, तो TR जो है वो कांस्टेंट रेट से ही इंक्रीज होगा। तो यही यहां पे लिखा हुआ है व्हेन द प्राइस रिमेन सेम TR इंक्रीज विद कांस्टेंट रेट। ये देखिए TR कैसे करेगा? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज होगा, एंड MR विल बी कांस्टेंट, यानी कि MR कांस्टेंट रहेगा। और ऐसा केवल तभी पॉसिबल है जब परफेक्ट कंपटीशन हो, यानी कि इस तरीके का रिलेशनशिप बनेगा TR में और MR में अंडर दी परफेक्ट कंपटीशन। दिस इज द रिलेशन। जब बात करें प्राइस फॉल करता है तो देखिए रिलेशनशिप कैसा बनेगा। यहां पे हमने टेबल बनाई हुई है, उसी का यूज कर लेते हैं। देखिए कि जब तक MR फॉल कर रहा है, ये भी आ जाएगा, जब तक MR फॉल कर रहा है तब तक TR इंक्रीज कर रहा है, लेकिन डिमिनिशिंग रेट से। ओके बच्चों, यानी कि इंक्रीज कर रहा है जब तक ये फॉल करता है, जब तक ये फॉल कर रहा है तब तक ये इंक्रीज तो कर रहा है, लेकिन इंक्रीज करने का जो रेट है वो घट रहा है। जब MR 0 होगा तो TR मैक्सिमम होगा, जैसा कि यहां पे भी दिखाया हुआ है, जब ये 0 है MR तो TR जो है वो मैक्सिमम है। और जब MR नेगेटिव हो जाता है तो TR फॉल करता है। इस तरीके से आप रिलेशनशिप भी बता सकते हो, यानी कि MR और TR एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। MR के स्लोप से ही TR निकलता है, यानी कि TR कैसे निकलता है? MR को जोड़ जोड़ कर। तो क्या रिलेशन हुआ कि व्हेन MR फॉल्स TR इंक्रीज विद डिक्रीजिंग रेट,
व्हेन MR इज 0 TR विल बी मैक्सिमम, व्हेन MR बिकम नेगेटिव TR स्टार्ट फॉलिंग। ये बच्चों इनके बीच का रिलेशन है, ठीक है। MR इज द डिफरेंस बिटवीन TR। जैसा कि आप जानते हो कि जो MR है उसके स्लोप या रेट को प्रेजेंट करता है, सॉरी TR के रेट को प्रेजेंट करता है MR। इसी तरीके से बच्चों अगर रिलेशनशिप पूछ लेता है AR और MR में, तो देखिए यहां पे हमने हाइपोथेटिकल कंडीशन मानी है, जिसमें हमने माना है कि अगर मान लीजिए MR बढ़ता है, मान लीजिए AR बढ़ता है, मान लीजिए, तो MR उससे ऊपर होगा। अगर AR कांस्टेंट रहता है तो MR भी कांस्टेंट रहेगा, और AR गिरता है तो MR भी गिरेगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए कि जो हम कह रहे हैं वो सही है, हम एक काम करते हैं, हम एक हाइपोथेटिकल टेबल बना लेते हैं और देखते हैं कि हमारी बात सही है कि गलत है। क्वांटिटी ले लेते हैं, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8। सबसे पहले हम क्या करते हैं, TR MR और AR निकालते हैं। तो क्योंकि रिलेशनशिप हम MR का बता रहे हैं, इसलिए हम MR को बेस मान लेते, अब AR को मान लिए बेस, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए मैं AR को बेस मान लेता हूं। मान लीजिए AR बढ़ रहा है 10 15 20, कांस्टेंट है 20 20, गिर रहा है 15 10 5। तो TR कैसे निकालोगे, 10 15 दूनी 30 60 80 100 90 70 40। तो उस केस में MR कैसे निकालोगे, 10 20 एंड दिस इज द डिफरेंस 30। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जिस केस में AR इंक्रीज कर रहा है उस केस में MR भी इंक्रीज कर रहा है, बट MR इज मोर देन AR। ये आपको याद रखना है। जैसा कि यहां पे बताया हुआ है कि जब ये इंक्रीज कर रहा है तो MR जो है वो हायर है और AR जो है वो नीचे है। जब ये कांस्टेंट है, जैसे कि यहां पे कांस्टेंट है, तो देखिए MR भी कांस्टेंट ही रहेगा। यानी कि जिस समय MR कांस्टेंट रहता है उस समय AR भी कांस्टेंट रहता है, और जिस समय AR फॉल कर रहा है उस समय MR जो है वो भी फॉल कर रहा है। आप देख सकते हो इसको। इसका मतलब आपको क्या बनाना है, when AR increase MR also increase, but MR is more than AR। when AR is constant MR is also constant, और AR MR बराबर होंगे। when AR falls MR falls, और AR MR से नीचे होगा। MR जो है वो AR को, यानी कि मार्जिनल रेवेन्यू, औसत रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू को मैक्सिमम पॉइंट पे कट करती है। तो बच्चों ये सारे के सारे पॉइंट है। MR कैन बी नेगेटिव बट AR कैन नॉट बी नेगेटिव, ये भी बात का रिलेशन है। बोथ AR एंड MR आर कैलकुलेटेड बाय TR। और बच्चों ये भी पॉसिबल है एक कंडीशन में, जैसा कि यहां पे दिखा रखा है, कि आपका AR बढ़ रहा हो लेकिन MR गिर रहा हो, ये भी पॉसिबल है बच्चों। तो ये सारे के सारे पॉइंट हमने कवर किए। रेवेन्यू चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। इसके अलावा और कुछ भी तो नहीं है। अगर कुछ हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं ऐड कर दूंगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।